हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की 11th नंबर की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और मल्टीपल स्प्रिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। हो सकता है 2 स्प्रिंग दी गई हो सकता है 3 स्प्रिंग हो, या हो सकता है 4 स्प्रिंग लगी हो और उससे एक एम मास का ब्लॉक कनेक्टेड होगा। कभी उसका टाइम पीरियड पूछा जाएगा, कभी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, या फिर हो सकता है कि उस पर लगने वाला रेस्टोरिंग फोर्स पूछा जाए। इस तरह के क्वेश्चंस खासे इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके जेई नीट में काफ़ी आते भी रहते हैं। तो मल्टीपल स्प्रिंग होगी, लेकिन कहीं भी कोई पुली कनेक्टेड नहीं होगी। मल्टीपल स्प्रिंग और मल्टीपल पुली के क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में समझाए थे और उसके शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके बैठना। देखो, किसी भी चैप्टर की जो मेरी वीडियोस हैं, जब आप उनको सीक्वेंस में देखोगे तो ही मैक्सिमम बेनिफिट होगा। So let us start with question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में 2 स्प्रिंग है। अच्छा, एक अकेली स्प्रिंग के साथ क्या क्या हो सकता है वो तो हमने देख ही लिया है। एक स्प्रिंग के साथ अगर एम मास का ब्लॉक कनेक्टेड हो तो इसका SHM, ये स्प्रिंग अगर वर्टिकल हो तो इसका SHM, ये स्प्रिंग अगर इंक्लाइंड प्लेन पे हो तो इसका SHM। ये सारा कुछ हमने देख लिया है। कोई स्प्रिंग हो, उसको अगर हम 2 पार्ट में कट कर दें, फिर उन टुकड़ों को आपस में पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट कर दें, ये सारे केस हमने देख चुके हैं। अब क्या करते हैं, अब 2 स्प्रिंग लेते हैं, देखते हैं 2 स्प्रिंग के साथ कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक स्मूथ टेबल है और इस टेबल पे 2 स्प्रिंग है सेम लेंथ की, और स्प्रिंग की जो लेंथ है वो है कैपिटल L, और स्प्रिंग ऐसे और ऐसे आपस में कनेक्टेड है। अब इन दोनों स्प्रिंग से एक एम मास का ब्लॉक कनेक्ट किया जाता है और इस लाइन के अलोंग, इसको आप चाहे तो X भी ले सकते हो, इस लाइन के अलोंग इसको ऐसा खींचा जाता है। खींचने में बताओ, अच्छा फिगर कुछ ऐसा बनेगा ना। ये स्प्रिंग भी स्ट्रेच्ड स्टेट में, खींची हुई अवस्था में, इलोंगेटेड स्टेट में आ जाएगी, और ये वाली स्प्रिंग भी वैसे ही इलोंगेटेड स्टेट में आ जाएगी। अब इसमें कहा जा रहा है कि इस पोजीशन से अगर हमने इसको X डिस्टेंस तक खींचा तो इस पर लगने वाला रेस्टोरिंग फोर्स हमें प्रूफ करना है। वेक्टर F इज इक्वल्स टू -2kx 1 - L बाई स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इंटू आई कैप। तो अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है एग्जाम में? हो सकता है ऐसे ही 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, A B C D। तो 4 ऑप्शन नहीं लिखते, यही ऑप्शन लेके चलते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। ये प्रूव करना है हमें। इसमें L क्या है? इसमें L हर एक स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, यानी जब स्प्रिंग इस वर्टिकल स्टेट में थी और उसमें कोई भी इलोंगेशन नहीं था। और इसमें K क्या है? K स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका भी K, इसका भी K। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक बार फिर से आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, स्मूथ है। शुरू में स्प्रिंग ऐसे और ऐसे लगी हुई थी और उससे एक एम मास का ब्लॉक कनेक्टेड था। फिर हमने इसको अलोंग पॉजिटिव X, स्मॉल x डिस्प्लेसमेंट तक खींचा और खींचकर छोड़ दिया। क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि जैसे ही आप इसको छोड़ते हो, इस पे जो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू आप प्रूव करो कि वेक्टर F इज इक्वल्स टू -2kx 1 - L बाई स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इंटू आई कैप होगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आपको लगता है कि आप बहुत होशियार हैं, स्प्रिंग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इस पॉइंट पे इसका FBD बनाएं तो mg लगेगा नीचे, ये हॉरिजॉन्टल है, mg लगेगा ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वैसे। mg और नॉर्मल रिएक्शन आपस में बैलेंस होंगे,
तो उसे हमें नहीं बनाना, हमें यहाँ स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स देखना है, क्योंकि उसी से यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स हमें मिलेगा। तो जब भी कोई स्प्रिंग स्ट्रेच्ड स्टेट में होती है वो अपने एंड्स पर फोर्स लगाती है, जिसे हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। तो ये एक स्प्रिंग फोर्स हो गया Fs, और वैसे ही यहां भी स्प्रिंग फोर्स लगेगा Fs। इसमें कोई डाउट नहीं है। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो ड्यू टू सिमेट्री ये एंगल भी थीटा होगा। तो Fs का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, यानी अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन, वो होगा Fs cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा Fs sin थीटा। वैसे ही इसका भी कंपोनेंट इधर Fs cos थीटा और इस डायरेक्शन में Fs sin थीटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर यहां पे बनाए ऐसे, तो एक ऐसे फोर्स Fs और एक ऐसे फोर्स Fs, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। इसका ये कंपोनेंट Fs cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट Fs sin थीटा। वैसे ही इसका भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट Fs cos थीटा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट Fs sin थीटा। तो Fs sin थीटा, Fs sin थीटा मैग्नीट्यूड में इक्वल, एक्शन लाइन में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा, जो इसे इसकी मीन पोजीशन की तरफ खींचेगा, जिसे हम रेस्टोरिंग फोर्स नाम देते हैं, वो कितना होगा? वो होगा Fs cos थीटा प्लस Fs cos थीटा, दैट इज टोटल रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू 2Fs cos थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे वेक्टर F इज इक्वल्स टू, ये हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं? डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर लगाते हैं। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है, ये आ रही है नेगेटिव x की तरफ। यूनिट वेक्टर इधर होता है प्लस आई कैप और इस डायरेक्शन में होता है माइनस आई कैप। तो सिंस इसका जो 2Fs cos थीटा का डायरेक्शन आ रहा है वो नेगेटिव x की डायरेक्शन में है, इसलिए यहां यूनिट वेक्टर लगाएंगे माइनस आई कैप। ये स्टेप क्लियर हो गया एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेक्टर F इज इक्वल्स टू 2 Fs cos थीटा में Fs की और cos थीटा की वैल्यू लिखनी होगी, माइनस को भी यहां लिख दें 2। अब Fs की वैल्यू लिखते हैं। Fs क्या है? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? स्प्रिंग फोर्स होता है Fs इज इक्वल्स टू K टाइम्स x, और x क्या होता है? x होता है चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कैसा निकलेगा? स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ जब वो नेचुरल लेंथ में थी, यानी खिंची हुई या फिर कंप्रेस्ड स्टेट में नहीं थी, तो उसकी लेंथ क्वेश्चन में गिवन थी L, यानी इस फिगर के अकॉर्डिंग ये लेंथ L स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी। और अब स्प्रिंग ऐसे इस स्टेट में आ गई है, तो अगर आप ट्रायंगल के भी हिसाब से देखो तो हाइपोटेनियस हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये वाली स्प्रिंग की लेंथ इस वाली स्प्रिंग की लेंथ से ज्यादा ही होगी। ये क्वेश्चन में x गिवन है, ये L है, तो ये आएगा स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो चेंज इन लेंथ कितना होगा? अगर कोई पूछे कि चेंज इन लेंथ बताओ, तो चेंज इन लेंथ क्या होगा? बढ़ी हुई लेंथ, दैट इज स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस ओरिजिनल लेंथ, दैट इज L। क्यों भाई? अगर ये 10 सेंटीमीटर है और खींच के ये 15 सेंटीमीटर हो गया, तो चेंज इन लेंथ कितना होगा? 15 माइनस 10। वैसे ही चेंज इन लेंथ रूट ओवर L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर खींची हुई स्प्रिंग के केस में, और माइनस ओरिजिनल लेंथ, दैट इज L। तो ये हुआ हमारा एक तरह से x की वैल्यू। तो अब स्प्रिंग फोर्स लिखना है, वो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट K इंटू x, x यानी चेंज इन लेंथ जो हमने निकाला, कितना? स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस L। अब इसमें cos थीटा की भी वैल्यू लिखनी है। इस फिगर से देखो, cos थीटा की वैल्यू कोई भी लिख सकता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और यहां पे आई कैप भी है। तो यहां से वेक्टर F मिला हमें माइनस 2kx, इसको भेजते हैं अंदर। अंदर भेजेंगे तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये आएगा 1 माइनस ये आएगा L अपॉन स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू आई कैप। तो अच्छा, यही प्रूफ करना था ना।
तो अगर इस तरीके से दो स्प्रिंग दे दी जाए तो आप सॉल्व कर लोगे। हो सकता है थीटा की कोई वैल्यू देकर क्वेश्चन बनाया जाए, तो थीटा की अगर कोई वैल्यू दे दी जाएगी तो इस तरीके से इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा और जो भी ऑप्शन सेट किया जाएगा सॉल्व करके उन ऑप्शंस में से देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दो स्प्रिंग के साथ और क्या किया जा सकता है? दो स्प्रिंग के साथ दो स्प्रिंग को पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट करके प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, तो वो सारा तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं, तीन स्प्रिंग वाला क्वेश्चन लेते हैं कि तीन स्प्रिंग अगर आ जाए तो कैसा क्वेश्चन बनेगा और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं तीन स्प्रिंग वाला एक क्वेश्चन। फिगर थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये एक स्प्रिंग है, इसके एक एंड से m मास का ब्लॉक कनेक्टेड है। ये एक दूसरी स्प्रिंग है और ये एक तीसरी स्प्रिंग है। सभी का स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल यानी कि k है और क्वेश्चन में ये एंगल गिवन है थीटा, ये एंगल भी गिवन है थीटा। तो अगर थीटा थीटा एंगल गिवन है तो इट मीन्स ये एक जनरल क्वेश्चन है। हो सकता है किसी बुक में किसी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही दिखे और इन दोनों स्प्रिंग्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, यानी थीटा की वैल्यू 45 तो ये दोनों स्प्रिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी और इनके एंगल बाइसेक्टर पे ये तीसरी स्प्रिंग लगी होगी। हो सकता है एग्जाम में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन हो, तो 60 कितना हुआ 120, ये भी 120 और ये भी 120, यानी तीनों स्प्रिंग एक दूसरे से इक्वल एंगल पे ऐसे सेपरेटेड होंगी और बीच में m मास का ब्लॉक कनेक्टेड होगा। क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि इस m मास के ब्लॉक को इस वाली स्प्रिंग के अगेंस्ट ऐसे पुश करके छोड़ा जाता है और हमेशा क्वेश्चन में आप देखना लिखा होगा वर्ड स्लाइटली मतलब बहुत हल्का सा, यानी इसको अगर हमने x खींचा तो जो x की वैल्यू होगी वो बहुत ही कम होगी। तो इसको अगर ऐसे पुश करके इस वाली स्प्रिंग के अगेंस्ट में छोड़ा जाए तो इसके ऑस्किलेशन का हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि एसएचएम करेगा भी या नहीं करेगा, और अगर एसएचएम करेगा तो फिर उसको प्रूव करेंगे और उसका टाइम पीरियड निकालेंगे। वैसे इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी हम चाहे तो आपको बता सकते हैं, बता ही देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। देखो फिजिक्स में कम से कम 30 ऐसे चैप्टर होंगे जिसमें बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल्स बनते हैं। हर चैप्टर में कम से कम 10 तो ऐसे टॉपिक होंगे ही जिसमें बहुत सारे वैरायटी के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। उसमें अगर आप 5 भी ट्रिक बताते हो, शॉर्टकट ट्रिक उन्हें सॉल्व करने की, टोटल कितनी हो गई 1500। ये हुआ फिजिक्स। वैसे ही 1500 कोई ट्रिक आपको बता दिया केमिस्ट्री का, 1500 किसी ने ट्रिक बता दिया मैथमेटिक्स का, तो जोड़ने पे ये तो भाई आ रहा है 4500। तो 4500 5000 ट्रिक्स के फॉर्मूले एग्जामिनेशन के हॉल में उस प्रेशर सिचुएशन में आपको कितना याद रहेगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। तो बहुत ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे टीचर एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें कोई क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से सॉल्व करके आपको दिखा देंगे, आपको लगेगा अरे वाह क्या मेथड है। तो वो मेथड ठीक है अपने आप में, उस मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो इजीली सॉल्व हो जाता है। बट एग्जाम में बेसिक मेथड, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो ही काम आता है ले देके। तो ये एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। ट्रिक अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बेसिक मेथड हमेशा एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसे स्मार्ट बोर्ड वाले टीचर गजब ही शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, नहीं? वैसे स्मार्ट बोर्ड लेने से कोई टीचर या स्टूडेंट स्मार्ट नहीं हो जाता। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको इस स्प्रिंग के अगेंस्ट ऐसे x डिस्टेंस तक प्रेस करते हैं। तो इसी में बनाए फिगर, ये अब m मास का ब्लॉक आ जाएगा यहां। इसको हमने खींचा कितना x, तो इस m मास के ब्लॉक को खींचा तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हुई, दब गई। तो ये स्प्रिंग इस पे बाहर की तरफ ऐसे फोर्स लगाएगी kx। तो अभी बनाएंगे उस फोर्स को। पहले ये वाली स्प्रिंग देख लेते हैं। ये वाली स्प्रिंग ऐसे स्ट्रेच्ड स्टेट में आ जाएगी और ये वाली स्प्रिंग भी ऐसे स्ट्रेच्ड स्टेट में आ जाएगी।
अब ये तो दिख रहा है कि हमने x इस m मास के ब्लॉक को यहां दबाया है तो ये स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ है x, लेकिन इस वाली स्प्रिंग और इस वाली स्प्रिंग में लेंथ में कितना खिंचाव होगा, कितना इलोंगेशन होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो समझने वाला पॉइंट है और वो हमें निकालना पड़ेगा। ड्यू टू सिमेट्री जितना इलोंगेशन इसमें होगा, यानी जितना चेंज इन लेंथ इसमें होगा उतना ही चेंज इन लेंथ इसमें भी होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये डिस्टेंस है हमारा x। चेंज इन लेंथ निकालने के लिए यहां से आप इस वाले स्प्रिंग पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। क्या करो? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। क्वेश्चन में स्लाइटली वर्ड यूज किया गया था तो उसका बेनिफिट लेते हैं। ये स्प्रिंग का जो एंड है जब यहां से यहां आएगा तो सिंस x की वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी हम थीटा ही मानेंगे। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो x का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ये आएगा x cos थीटा। और बताओ अच्छा, यहां से यहां तक ये जो एडिशनल लेंथ आपको दिख रही है यही स्प्रिंग में इलोंगेशन होगी ना। अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होगी और आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो आप चाहे तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल मान सकते हो। तो ये जो एक्सेस लेंथ है यही स्प्रिंग में खिंचाव होगा, इलोंगेशन होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी? x cos थीटा। सिमिलरली इस नीचे वाले स्प्रिंग में भी कितना इलोंगेशन होगा? x cos थीटा। तो अगर अब इस m मास के ब्लॉक का हम FBD बनाएं तो mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर, अगर ये किसी स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है तो, नहीं तो अगर ग्रेविटी में रखा है तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप ग्रेविटी को छोड़ दो, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दो। तो इस पे एक फोर्स लगा ऐसे इस वाली स्प्रिंग का बाहर की तरफ या इनके एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन के अलोंग, और कितना हुआ? ये फोर्स हुआ k इंटू एक्स। एक फोर्स लगेगा इधर, ये फोर्स होगा k इंटू इस वाले स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज हुआ है? x cos थीटा। तो ये हुआ k x cos थीटा। और वैसे ही यहां ये वाला फोर्स लगेगा इस स्प्रिंग का नीचे वाले k x cos थीटा। और ध्यान रहे ये एंगल भी थीटा है। तो इस पे जो टोटल रेस्टोरिंग फोर्स होगा उसको निकालने के लिए हमें इसका भी रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। तो इस k x cos थीटा का एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आएगा वो होगा k x cos थीटा इंटू कॉस थीटा। क्यों भाई? किसी भी वेक्टर का किसी भी लाइन के साथ जब थीटा डिग्री का एंगल बनता है तो उधर कौन सा कंपोनेंट जाता है? कॉस वाला। तो ये हो गया फोर्स इंटू कॉस थीटा। वैसे ही इसका भी इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा के एक्स कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? वो जो भी होगा ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट सेम है, साइन वाला कंपोनेंट होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, एक्शन लाइन सेम है और डायरेक्शन अपोजिट इसलिए कैंसिल। तो इस पे जो नेट रेस्टोरिंग फोर्स हमें मिलेगा वो होगा के एक्स प्लस 2kx cos थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। ये है फाइनल नेट रेस्टोरिंग फोर्स। किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे तो आप माइनस साइन भी लगा सकते हो, बट माइनस छोड़ो, वो सब बहुत माइनस माइनस खेल लिए। अब इसमें मैग्नीट्यूड लेते हैं और उसका टाइम पीरियड निकालते हैं। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इसमें से कुछ कॉमन में मिलेगा, के एक्स कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहां से a की वैल्यू हमें मिलेगी के एक्स बाई एम 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो जरा, क्या यहां हमें एसएचएम की कंडीशन a प्रोपोर्शनल टू x मिल भी रही है या नहीं? सिंस इसका ऑस्किलेशन बहुत x की छोटी वैल्यू के लिए हो रहा है जिसके लिए हम थीटा को वेरिएबल नहीं मानेंगे। तो अगर थीटा वेरिएबल नहीं है, थीटा कांस्टेंट है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन कांस्टेंट, k कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो a प्रोपोर्शनल टू x मिलेगा। और अगर a प्रोपोर्शनल टू x है इसका मतलब ये एसएचएम करेगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर डिस्प्लेसमेंट हमने दिया कितना? x, और एक्सेलरेशन हमने निकाला कितना? के एक्स बाई एम और 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, x से x कैंसिल। फाइनली t की वैल्यू मिलेगी 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई के 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। t इज इक्वल्स टू ऐसे लिखें 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई के,
ये तो वैसे भी जाना पहचाना एक्सप्रेशन है, इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये है इस केस में इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला। याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, ये प्रोसीजर समझना है। इसके अलावा मैं एक फॉर्मूला और बताता हूं, शॉर्ट कट फॉर्मूला। उसके लिए आप क्या करोगे, हमेशा t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एम बाई के इंटू 1 बाई रूट 2 साइन थीटा लगाओगे। लेकिन ध्यान रहे, इसमें जो थीटा है वो क्या है, वो इस वाले स्प्रिंग और इस वाले स्प्रिंग के बीच का टोटल एंगल है। यानी इस फिगर के हिसाब से अगर हम यहां पे थीटा लिखें तो हमें लिखना होगा 2 थीटा। अगर क्वेश्चन में ये दोनों स्प्रिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, अगर इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो 120 डिग्री। लेकिन यहां पे जो थीटा है वो इसकी एंगुलर बाइसेक्टर और एक स्प्रिंग के बीच बनने वाला एंगल है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इस पे एक दो एग्जांपल्स लगा के देखते हैं और ऐसे भी सॉल्व करेंगे और इस वाले शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करके देखेंगे कि सॉल्व हो रहा है या नहीं। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसको बहुत ज्यादा याद करने के चक्कर में ना पड़ो, बेसिक प्रोसीजर समझो, मेथड समझो। 1 मिनट 30 सेकेंड 45 सेकेंड भर का टाइम मिलता है और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप आराम से क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर सिचुएशन में सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल में मैंने वो 2 क्वेश्चंस लिए हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चन है, 3 स्प्रिंग है और सभी 2 स्प्रिंग के बीच का एंगल सेम 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री है। सभी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। इसको किसी भी एक स्प्रिंग के अगेंस्ट में ऐसे स्लाइटली पुश करके छोड़ा जाता है और इसके ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड बताना है। सिमिलरली उसमें भी टाइम पीरियड बताना है। अब अगर शॉर्ट ट्रिक याद नहीं है तो वही बेसिक मेथड, इसको अगर यहां खींचेंगे x, अब ये स्प्रिंग ऐसे स्ट्रेच्ड स्टेट में होगी। इसमें इलॉन्गेशन निकालने के लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और अगर ये 120 डिग्री है तो ये 60, नीचे ये भी 60, तो ये भी 60 मानेंगे। तो x का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ये आएगा ये होगा x cos 60 और यही इस वाले स्प्रिंग में इलॉन्गेशन होगा। तो जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो स्प्रिंग फोर्स होगा F x cos 60, ऊपर भी और ऐसा नीचे भी। फिर उसका भी हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो इस पे जो नेट रेस्टोरिंग फोर्स आएगा वो आएगा पहले वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स kx प्लस इस वाले स्प्रिंग के स्प्रिंग फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट दैट इज Fx cos 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री F cos थीटा, और वैसा ही नीचे वाले का भी फोर्स होगा तो इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है तो इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा। Fr हमें मिलेगा kx प्लस kx cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। Fr की वैल्यू हमें मिल गई 2kx और kx 3kx/2। फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन 3kx/2। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू या सीधे सीधे चाहे तो आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट x अपॉन एक्सेलरेशन a की वैल्यू होगी 2m/3k। हेंस टाइम पीरियड आएगा 2 पाई, स्क्वायर रूट यही होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू रही 2m/3k। बस आ गया आंसर। क्या हुआ, बहुत ज्यादा टाइम लगा? नहीं, इतना टाइम हर एक क्वेश्चन के लिए एग्जाम में मिलता है। वो वाला मेथड लगा के देखें, t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट m/k इंटू 1/√2 साइन थीटा। थीटा में ये पूरा एंगल होता है और ये पूरा एंगल कितना है 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री की वैल्यू, साइन 120 डिग्री की वैल्यू कभी कभी छोटी चीजें ही परेशान कर देती हैं। देखो साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होता है, आगे भी होता है ऐसे, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री। जो वैल्यू साइन 60 डिग्री की हमें मिलती है वही 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी कि 120 डिग्री। 180 में से 60 आप घटाओगे तो 120 डिग्री होगी, उसकी भी वैल्यू हमें वही मिलेगी। देखो सेम वैल्यू मिल रही है ना। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। या और भी फॉर्मूला वगैरह लगा के आप चाहे तो किसी भी तरीके से इसका वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे, जस्ट जोकिंग।
इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3/2, 2 चला गया ऊपर। इस 2 को ऐसा करें, √2 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, t इज इक्वल्स टू आ गया 2π स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, इसको अंदर भेज देते हैं, तो ऊपर आ गया 2m और नीचे आ गया 3k। बताओ, अच्छा वही आंसर आ रहा है ना, सेम आंसर आ रहा है। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, आपकी मर्जी, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड व्हाट, कि ज्यादा ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना, बर्बाद हो जाओगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझो और उसी की प्रैक्टिस करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कहोगे सर मैं तो आलसी हूं, ऐसे ही सॉल्व करूंगा, 2π√m/k इंटू 1/√2 साइन, बीच का एंगल 90 है, साइन 90 की वैल्यू भी प्यारी सी होती है 1, तो बचा √2 में इसको अंदर भेज दो, तो यह आ जाएगा इतना आंसर, √m/2k। बट अगर ऐसे सॉल्व करना हो, तो ऐसे सॉल्व करना होगा तो कर लोगे, सेम प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, घर पे इसको सॉल्व करना कॉपी पेन लेके और चेक करना कि ऐसे मेथड से और इस वाले मेथड से सेम आंसर आता है या नहीं। चलो ये आपके लिए होमवर्क। अब आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखें। 3 स्प्रिंग हो गया, 3 स्प्रिंग के साथ और क्या किया जा सकता है? 3 स्प्रिंग पैरेलल हो सकती है, सीरीज हो सकती है, वो सब तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। हो सकता है 2 सीरीज में हो और तीसरे को काट पीट के और कई टुकड़े करके उसके साथ पैरेलल में सीरीज में लगा दें, वो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब लेते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन, 4 स्प्रिंग प्रॉब्लम। देखो क्या है 4 स्प्रिंग प्रॉब्लम। ये है एक स्प्रिंग, इससे एक m मास का ब्लॉक कनेक्टेड है। ये है दूसरी स्प्रिंग, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट k, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट k। ये है तीसरी स्प्रिंग और ये है चौथी स्प्रिंग। यहां भी एंगल 90, यहां भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इस m मास के ब्लॉक को नेग्लेक्ट ग्रेविटी, इस m मास के ब्लॉक को इस लाइन के अलोंग, यानी m मास से होकर जाने वाली और इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस लाइन के अलोंग ऐसे खींचा जाता है और छोड़ा जाता है। और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इस पर लगने वाला रेस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू हो x⁴n के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n = 1 होगा, n = 2 होगा, n = 3 होगा या फिर n = 4 होगा। अगर n = 1 हुआ तब तो ये SHM परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर n की वैल्यू 2 या 3 या 4 हुई तो ये SHM की जो तीसरी कंडीशन होती है कि एक्सेलरेशन या फिर रेस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होना चाहिए, वो कंडीशन फिर फुलफिल नहीं होगी, तभी SHM नहीं करेगा। और ये वाकई में SHM नहीं करता है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो n = 3 आता है। अभी दिखाते हैं आपको। हर एक स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ गिवन है L, और इसको कितना खींचा जा रहा है, x डिस्टेंस तक। अब इसका फिगर कैसे बनाएं? इसको अगर खींचेंगे तो ये यहां जाएगा, यहां तो बन नहीं सकता फिगर। फिगर में क्या करते हैं, ऐसा फिगर बनाते हैं। देखो ये पहली स्प्रिंग, ये दूसरी स्प्रिंग, इसको यहां खींचने की बजाय ऐसे ऊपर खींचते हैं। इसको हमने डिस्प्लेस किया कितना, x। अब ये पहुंच गया यहां। अब ये वाली स्प्रिंग ऐसे स्ट्रेच्ड स्टेट में आ गई और ये वाली स्प्रिंग भी ऐसे स्ट्रेच्ड स्टेट में आ गई। अब इस पे फोर्स निकालेंगे, तो अगर इसको आप खींच के यहां लाओगे तो ये वाली स्प्रिंग कुछ ऐसे होगी, ये वाली स्प्रिंग कुछ ऐसे होगी, ये वाली स्प्रिंग कुछ ऐसे और ये वाली स्प्रिंग कुछ ऐसे होगी। तो इन दो स्प्रिंग का अगर हम फोर्स देख लें तो सेम वैसा ही एनालिसिस इन दोनों के लिए भी होगा।
और अगर आप वेक्टर और उसका रिजोल्यूशन अच्छे से जानते हो तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि जो दो स्प्रिंग के लिए हम केस डिस्कस करेंगे, फोर्स डिस्कस करेंगे, ठीक वैसा ही बाकी के बचे हुए दो स्प्रिंग के लिए भी वैसा ही फोर्स लगेगा। तो अब इसमें क्या करें, मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा। इसमें देखो एक अप्रोक्सीमेशन भी यूज होगा। क्या? क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि x बहुत ही स्मॉल है, x बहुत ही छोटा है, फिर से वही स्लाइटली वर्ड यूज किया जाएगा। एक अप्रोक्सीमेशन इसमें ये यूज होगा, अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है, टेन थीटा भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है, और हम चाहे तो ये भी अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। अब आप कहोगे सर ये सब क्या हो रहा है? देखो अगर ग्राफ देखो ना, साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है और टेन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो ये जो कर्व है ये y इक्वल टू एक्स जैसा होता है, ये कर्व भी y इक्वल टू एक्स जैसा ही होता है। यानी अगर थीटा है यहाँ टेन थीटा है, यहाँ अगर थीटा है यहाँ साइन थीटा है, तो y इक्वल टू एक्स होने का क्या मतलब हुआ, थीटा और साइन थीटा बराबर, थीटा और टेन थीटा बराबर, तो साइन थीटा और टेन थीटा भी आपस में बराबर, बट कब? थीटा की वैल्यू जब बहुत छोटी होगी तब। तो ये अप्रोक्सीमेशन इसमें यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम लोगों ने फिगर से सिर्फ दो स्प्रिंग को लिया और उसमें हमने इस m मास के ब्लॉक को ऊपर खींच दिया, कितना? x। ये वाली स्प्रिंग भी खिंच गई, ये वाली स्प्रिंग भी खिंच गई। स्प्रिंग की लेंथ है l, ये है x। अब अगर कोई पूछे कि इसमें कितना इलोंगेशन आया है, तो एक तो तरीका ये है कि ये होगा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अगर l है ये x है, तो इलोंगेशन निकालने के लिए जो मैंने सबसे पहली प्रॉब्लम बताई थी टू स्प्रिंग वाली, वैसे इलोंगेशन निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल, बट उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया वो देखो कैसे सॉल्व होगा। इसमें हमें क्या करना है, यहां से फिर ऐसे ही इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ हमें मिल रही है यही इस स्प्रिंग में खिंचाव या इलोंगेशन होगी। हम ये कह सकते हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में हम इक्वल मान सकते हैं, और ये जो एडिशनल लेंथ है यही इस स्प्रिंग में खिंचाव होगा। अब ये कैसा निकलेगा, ये एंगल थीटा है तो देखो ये एंगल भी थीटा होगा। मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाते समय या पहले भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल निकालने के लिए ट्रिक बताई थी छोटी सी, कि जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के भी बीच में होता है। फिर से, जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के भी बीच में होता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका परपेंडिकुलर ये डॉटेड वर्टिकल, और इस स्प्रिंग के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, तो अगर यह एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो x का इधर कंपोनेंट x cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट है, ये जो लेंथ है, ये हमें मिलेगा x sin थीटा। अब इस पे स्प्रिंग का फोर्स लगेगा, ऐसे इसको Fs लिख लेते हैं, वैसे ही इसका भी फोर्स लगेगा, Fs लिख लेते हैं। Fs का एक कंपोनेंट नीचे, एक कंपोनेंट इधर, ऐसे बना दे यहां साफ सुथरा फिगर। एक लग रहा है Fs ऐसे, एक लग रहा है Fs ऐसे। ये एंगल थीटा है, यहां अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाए तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों भाई? ये Fs लग रहा है इस स्प्रिंग के लॉन्ग, ये एंगल थीटा है, आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ऐसे z बना, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। तो Fs का इधर कंपोनेंट हुआ Fs cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आया Fs sin थीटा। वैसे ही इसका भी इस डायरेक्शन में Fs cos थीटा और इस डायरेक्शन में Fs sin थीटा। तो इसको जब हम ऐसे खींचेंगे, ऐसे फिगर बना नहीं सकते इसलिए ऐसे फिगर बनाया गया है, ऐसे खींचा हमने, तो इन स्प्रिंग का जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जो इसको मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है, वो होगा Fs sin थीटा प्लस Fs sin थीटा, दैट इज 2Fs sin थीटा। तो इसको हमने ऐसे खींचा, ये स्प्रिंग ऐसे हो गई, ये वाली स्प्रिंग ऐसे हो गई, और इनका नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स आया वो आया 2Fs sin थीटा। वैसे ही जब आप इसको खींचोगे तो ये वाली स्प्रिंग और ये वाली स्प्रिंग भी ऐसे होगी, और उनका भी नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो ऐसे ही आएगा 2Fs sin थीटा। तो जो टोटल फोर्स होगा रेस्टोरिंग वो आएगा 4Fs sin थीटा।
इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। एफ आर इज इक्वल्स टू 4। अब एफ एस की वैल्यू लिखनी है। सभी स्प्रिंग सेम लेंथ में इलोंगेटेड होगी, सब में सेम तरीके का फोर्स लगेगा ड्यू टू सिमेट्री। तो स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? के इंटू इलोंगेशन। इलोंगेशन हमने निकाला है, इलोंगेशन कितना है? एक्स साइन थीटा, और इंटू एक साइन थीटा और है। अब एफ आर इज इक्वल्स टू हमें मिला 4 के एक्स, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हुआ साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर यहां से देख के लिखोगे तो मामला फंस जाएगा। साइन थीटा आएगा एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो कभी भी प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर एन के फॉर्म का नहीं आ पाएगा। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोगों को मैंने देखा, वेब पेजेस पे भी मैंने देखा, गलत तरीके से सॉल्व किए रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। सही सोल्यूशन ये है, एफ आर इज इक्वल्स टू हमें मिला 4 के एक्स, साइन स्क्वायर थीटा को हम अप्रोक्सीमेट करेंगे कैसे? टेन स्क्वायर थीटा में। एफ आर इज इक्वल्स टू 4 के एक्स, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? एक्स अपॉन एल, तो स्क्वायर है, ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। फाइनली एफ आर की वैल्यू हमें मिलेगी 4 के एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ये पूरा कांस्टेंट है, सो रेस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू होगा एक्स टू द पावर 3 के, यानी एन की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 3। कोई पूछे क्या ये एसएचएम करेगा? नहीं, एसएचएम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एसएचएम की जो कंडीशन होती है, जब फोर्स ही एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल है तो एक्सेलरेशन भी एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, जबकि एसएचएम के लिए क्या होना चाहिए कि एक्सेलरेशन सिर्फ एक्स के प्रोपोर्शनल हो। तो ध्यान रहे इस क्वेश्चन में, इसको अगर ऐसे खींचकर छोड़ा जाए तो हम सिर्फ रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल आता है। अगर याद कर सको तो याद करो, एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल आएगा, और अगर एक्स टू दी पावर एन लगा के पूछा जाए कि भाई एन की वैल्यू कितनी होगी, तो एन की वैल्यू 3 होगी। अब मेरा मन है कि नहीं, इसको एसएचएम करवाएंगे हम। अब मेरा मन है कि इसको एसएचएम करवाएंगे, तो एसएचएम करवाने के लिए इसमें जबरदस्त तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। तो क्या अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा वो देखते हैं। अब ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन अभी याद है, सारी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी और हमने ये निकाला कि इसको अगर इससे होकर एक जाने वाली लाइन जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, अगर एक्स डिस्टेंस तक ऐसे खींचकर छोड़ा जाए तो जो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा, यानी वो फोर्स जो इसको उसकी इनिशियल पोजीशन की तरफ लेके जाएगा, वो एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। और ये एसएचएम नहीं करेगा अभी, लेकिन हमारी शर्त है कि हम इसको एसएचएम करवाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी स्प्रिंग को पहले से ही थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं। अब ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में नहीं है, ये स्प्रिंग इलोंगेटेड हो गई। वैसे ही इस स्प्रिंग को भी खींच लेते हैं, इस वाली स्प्रिंग को भी थोड़ा सा खींच लेते हैं, और इसको भी थोड़ा सा खींच लेते हैं। अब बताओ अच्छा, अगर ये चारों स्प्रिंग ऐसे इलोंगेटेड स्टेट में होगी तो सभी पे फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में या स्प्रिंग में टेंशन वर्ड भी यूज किया जा सकता है, गिवन है एफ नॉट, लेट सपोज। तो ये स्प्रिंग खींची हुई है तो ऐसे इंड पे फोर्स लगाएगी एफ नॉट, ये भी फोर्स लगाएगी एफ नॉट, ये भी फोर्स लगाएगी एफ नॉट, और ये भी फोर्स लगाएगी एफ नॉट। तो अगर इसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में एम मास का ब्लॉक रखें, चार स्प्रिंग ऐसे लगा दें और ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दें, चारों स्प्रिंग स्ट्रेच्ड स्टेट में है, फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू गिवन है एफ नॉट। तो अभी ये इक्विलिब्रियम में है। फिर वैसे ही अगर इसको इस लाइन के अलोंग, यानी ऐसी लाइन जो एम मास से होकर गुजरे और इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, इसको हल्का सा, एकदम स्लाइटली, बहुत ही हल्का सा खींचकर छोड़ा जाए, तो अब देखते हैं कि इस पे कितना रेस्टोरिंग फोर्स होगा और क्या वो एक्स के प्रोपोर्शनल होगा या नहीं, और अगर होगा तो फिर उसका टाइम पीरियड निकालेंगे। फिर वैसा ही फिगर बनाएं। ये पहली स्प्रिंग एम मास का ब्लॉक, दूसरी स्प्रिंग, इसको हमने खींचा कितना, एक्स डिस्टेंस। अब ये एम मास का ब्लॉक आ गया यहां,
अब ये स्प्रिंग ऐसे और खिंच गई, ये स्प्रिंग भी और खिंच गई। तो अब मान लेते हैं ये जो फोर्स है वो हो जाता है एफ नॉट प्लस डेल्टा एफ नॉट। क्या मान लिया जाए? एफ नॉट प्लस डेल्टा एफ नॉट। वैसे ही यहां भी एफ नॉट प्लस डेल्टा एफ नॉट। पहले से स्प्रिंग में फोर्स लगी रहा था, थोड़ा सा और आप इसको खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो मान लेते हैं एफ नॉट प्लस डेल्टा एफ नॉट फोर्स हो जाता है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो यहां से ऐसे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया, ये एंगल भी थीटा होगा, और यहां अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें तो इस फोर्स का ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। फिर से बनाएं क्या फिगर की, समझ में आ रहा है? दिख रहा होगा यार। इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस वाला और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट साइन वाला, अभी पिछले वाले केस में भी हमने किया था। तो जो रेस्टोरिंग फोर्स हमें मिलेगा, कैन आई राइट रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू, यहां के लिए 2 एफ नॉट प्लस डेल्टा एफ नॉट इंटू साइन थीटा, और 2 और स्प्रिंग है तो 2 उनका भी आएगा, दैट इज 4 एफ प्लस डेल्टा एफ नॉट साइन थीटा। इसको आपने खींचा ऊपर, पहले से ही एफ नॉट फोर्स लग रहा था और फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, मान लेते हैं एफ नॉट प्लस डेल्टा एफ नॉट हो जाती है, उसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो साइन वाला होगा, और 1 इसका 2, इधर वाले का 3 और उधर वाले का 4, टोटल जो रेस्टोरिंग फोर्स हमें मिलेगा वो होगा 4 एफ नॉट प्लस डेल्टा एफ नॉट साइन थीटा। एफ आर 4 एफ नॉट प्लस डेल्टा एफ नॉट साइन थीटा में फिर से वही अप्रोक्सीमेशन करेंगे, इसको लिखेंगे टेन थीटा, और इसकी नेचुरल लेंथ भी गिवन होगी, नेचुरल लेंथ एल नॉट मान लेते हैं। तो ये एफ आर इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 4 एफ नॉट प्लस डेल्टा एफ नॉट, टेन थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी x डिवाइडेड बाई एल नॉट। इसमें अभी फिर और एक अप्रोक्सीमेशन करेंगे। इसको देखो एसएचएम करवाने के लिए बहुत सारी कंडीशन लगानी पड़ रही है। तो एक कंडीशन ये भी लगाएंगे कि अगर इसका जो x है, यानी इसको जो हम खींच कर छोड़ रहे हैं उसमें जो x है, x की वैल्यू अगर बहुत छोटी है, तो x की वैल्यू अगर बहुत छोटी होगी तो स्प्रिंग जो कि पहले से ही स्ट्रेच्ड स्टेट में थी और उस पर एफ नॉट का फोर्स लग रहा था, जब इसको आप बहुत हल्का सा ऊपर खींचोगे तो उस फोर्स में जो इंक्रीमेंट हो रहा है यानी डेल्टा एफ नॉट, वो भी बहुत छोटा होगा। तो हमें इसको भी एफ के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत छोटी सी क्वांटिटी जोड़ोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको भी छोड़ देंगे, तभी देखो ये एसएचएम कर सकता है। अब जबरदस्ती एसएचएम करवाएंगे तो यही होगा। तो ये आ गया 4 एफ नॉट और x बाई एल नॉट। अब बताओ अच्छा, 4 कांस्टेंट, एफ नॉट कांस्टेंट और एल नॉट कांस्टेंट, तो एफ आर हमें प्रोपोर्शनल टू मिलेगा x, या इसी को अगर m इंटू ए लिख दें, 4 एफ नॉट बाई एल नॉट इंटू एक्स, यहां से आप देखोगे तो a प्रोपोर्शनल टू mx मिलेगा, यानी अब ये एसएचएम की कंडीशन को फुलफिल करेगा। और अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन, यानी x बाई a की वैल्यू हमें मिलेगी m एल नॉट डिवाइडेड बाई 4 एफ नॉट। फाइनली टाइम पीरियड मिलेगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट m एल नॉट डिवाइडेड बाई 4 एफ नॉट। ये होगा इसका आंसर, और यही इसकी सही एनालिसिस है। तो इसमें एसएचएम करवाने के लिए क्या क्या करना पड़ा वो क्लियर हुआ। पहले से स्प्रिंग को खींचा गया, उसके बाद इसको बहुत हल्का डिस्प्लेसमेंट देकर छोड़ा गया, हम ये माने कि स्प्रिंग के फोर्स में कोई खास चेंज नहीं होगा, इसलिए एफ नॉट प्लस डेल्टा एफ नॉट को हमने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ नॉट किया, फिर साइन थीटा को टेन थीटा किया, तब जाके ये एसएचएम की कंडीशन को इसने फुलफिल किया। और उस तरीके से सॉल्व करने के बाद जो फाइनल टाइम पीरियड आएगा वो होगा 2 पाई रूट ओवर एम एल नॉट डिवाइडेड बाई 4 एफ नॉट। तो आई होप 3 स्प्रिंग 4 स्प्रिंग के जो इंपॉर्टेंट केसेस थे ये आपको क्लियर हुए होंगे। 5 स्प्रिंग और 6 स्प्रिंग तो बहुत मुश्किल है, पर आएगा तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे या आगे के कॉन्सेप्ट जो एनर्जी वगैरह के कॉन्सेप्ट है उनको लेंगे।